नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। भारतीय कला के उस दौर में जब परंपरा और आधुनिकता की टकराहट ने आर्ट को एक बिल्कुल नई शक्ल दी। ये कहानी है पहचान की, बदलाव की और एक राष्ट्र की आत्मा को कैनवस पर उतारने की। तो देखिए, भारतीय कला में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब यूरोपीय कलाकार भारत आए। वो अपने साथ सिर्फ रंग और ब्रश नहीं लाए थे, बल्कि दुनिया को देखने का, उसे कैनवस पर उतारने का एक एकदम नया नजरिया लेकर आए थे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, कि ये नई कला की दृष्टि भारत आई कैसे। फिर, शाही दरबारों ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। इसके बाद, आम लोगों ने अपनी एक अलग कला कैसे बनाई। और आखिर में, कैसे कला ने एक देश को एक पहचान देने में मदद की। तो चलिए, सबसे पहले उस उथल-पुथल को समझते हैं। जानते हैं कि आखिर वो कौन सी नई तकनीकें और आइडियाज़ थे जो यूरोप से आए और यहाँ के आर्ट सीन को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक शब्द था, यथार्थवाद, यानी रियलिज्म। इसका सीधा सा मतलब था चीजों को हूबहू वैसा ही बनाना जैसा वो असल में आंखों से दिखती हैं। और ये हमारी उस समय की कला के परंपराओं से एकदम अलग था। अच्छा, तो ये लाए क्या थे अपने साथ? देखिए, 3 बड़ी चीजें थी। एक तो था ऑयल पेंटिंग, यानी तेल चित्र, जिससे तस्वीरें एकदम जिंदा, एकदम असली लगती थी। दूसरा लैंडस्केप पेंटिंग, मतलब भारत के खूबसूरत नज़ारों को कैनवस पर उतारना। और तीसरा पोर्ट्रेट बनाना, जो उस वक्त एक स्टेटस सिंबल बन गया था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये नई कला भारत आई, तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने क्या किया? क्या उन्होंने इसे अपना लिया? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि सबने एक जैसा रिएक्ट नहीं किया। यहाँ 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने इस यूरोपियन स्टाइल का जमकर विरोध किया। अपने महलों में देसी कलाकारों से ही पेंटिंग्स बनवाई। वहीं दूसरी तरफ हमारे ही कई कलाकार थे, जिन्होंने इस नए स्टाइल को सीखा और अंग्रेजों के लिए पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। इसी से एक नई हाइब्रिड स्टाइल निकली, जिसे कंपनी पेंटिंग्स कहते हैं। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी अपनी पुरानी कला खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुर्शिदाबाद और तंजावुर जैसी जगहों पर जो लोकल नवाब और राजा थे, वो अपनी ट्रेडिशनल आर्ट को सपोर्ट करते रहे। वो कला भी फलती फूलती रही। अच्छा, ये तो हुई महलों और दरबारों की बात, पर कला सिर्फ वहीं तक तो सीमित नहीं थी, है ना? अब चलते हैं शहरों की गलियों में, क्योंकि कलकत्ता की सड़कों पर एक बिल्कुल नई तरह की, एक वाइब्रेंट लोक कला जन्म ले रही थी। ये थी काली घाट पेंटिंग। हुआ ये कि गांवों के जो पटुआ कलाकार थे, वो शहर आ गए। उन्होंने स्क्रोल की जगह कागज पर पेंट करना शुरू किया। और अब वो सिर्फ देवी देवताओं के चित्र नहीं बना रहे थे, बल्कि आसपास जो समाज में हो रहा था उस पर भी पेंटिंग बना रहे थे। और आम लोगों को ये खूब पसंद आई। इन पेंटिंग्स की खासियत क्या थी? एकदम बोल्ड लाइंस, चटक रंग, और अक्सर इनमें एक मजाक, एक व्यंग छिपा होता था। जो नए बाबू क्लास के लोग थे, जो अंग्रेजी तौर तरीके अपना रहे थे, उनका भी इन पेंटिंग्स में खूब मजाक उड़ाया जाता था। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है। वो वक्त जब आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं रह गया, बल्कि देश की पहचान बनाने का, एक राष्ट्र को गढ़ने का एक जरिया बन गया। इस बदलाव को समझने के लिए ये टाइमलाइन देखिए। पहले राजा रवि वर्मा आए, जिन्होंने वेस्टर्न रियलिज्म को भारतीय कहानियों के साथ मिला दिया। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस वेस्टर्न स्टाइल को पूरी तरह से नकार दिया और उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत की, जिसका मकसद था एक शुद्ध भारतीय स्टाइल को फिर से जिंदा करना। और इसी सोच से जन्म हुआ भारत माता जैसी पावरफुल पेंटिंग्स का। अवनींद्रनाथ टैगोर की ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक विचार था, एक प्रतीक था, जो पूरे देश को एक पहचान, एक भावना से जोड़ने का काम कर रहा था। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो नया नेशनलिस्ट आर्ट था, वो सिर्फ अपनी जड़ों को नहीं देख रहा था। हाँ, अजंता की गुफाओं जैसी हमारी पुरानी कला से तो प्रेरणा ली ही गई, लेकिन साथ ही जापान जैसी दूसरी एशियाई कलाओं से भी बहुत कुछ सीखा गया। तो इस पूरी कहानी को, इस पूरे बदलाव को उस समय के एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर या कहें रूपक से समझा जा सकता है। कहा गया कि यूरोप की कला एक टेलीस्कोप यानी दूरबीन की तरह है, जो बाहरी दुनिया को बहुत साफ साफ देखती है, जबकि जो राष्ट्रवादी कला थी वो एक दिल की तरह थी, जो भारतीयों को उनकी अपनी आत्मा, अपनी संस्कृति की गहराइयों से जोड़ती थी। मतलब एक का फोकस बाहर की सच्चाई पर था, तो दूसरे का अंदर।
और यही बात हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज जब दुनिया इतनी जुड़ी हुई है, इतना ग्लोबल प्रभाव है, तो हमारी कला अपनी पहचान को कैसे गढ़ती है? कैसे वो बाहरी प्रभावों को अपनाती भी है और अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहती है? ये सवाल तब भी था और ये सवाल आज भी कायम है।